तो जो रोग होंगे, बेसिकली रोग जो होते हैं दो प्रकार के होंगे। एक तो कुछ रोग होते हैं आपके बॉडी में जो जन्मजात हो जाते हैं, जो जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक होंगे, और कुछ जो रहेंगे उपार्जित होते हैं। उपार्जित कहने का मतलब है, उपार्जित मतलब जो जन्म के बाद होगा, जो जन्म के बाद, जैसे कई रोग होते हैं जो जन्म, जो माता पिता से आए डायरेक्टली, वो अनुवांशिक बीमारी कहलाते हैं। जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा जब आई डिजीज, अब जब अपन आंख के बारे में पढ़ा था, विटामिन ए के बारे में पढ़े थे, तो वहां पर एक डिजीज होती थी जिसको कहा जाता था वर्धांधता, करल ब्लाइंडनेस। करल ब्लाइंडनेस की बीमारी आपने पढ़ी है, क्यों होता था? कौन से सेल के, कौन सेल, जो कौन सेल होता था उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो कौन सी डिजीज होती थी? करल ब्लाइंडनेस। करल ब्लाइंडनेस, उसमें कौन कौन से रंग को दिखाई नहीं देता था? दिखाई नहीं देता मतलब कंफ्यूजन होती थी। कौन कौन से? रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन, जो ग्रीन होता था वो कौन सा कलर दिखाई देता था? लाल, और जो लाल होता था वो हरा। ऐसे दोनों कलर में कंफ्यूजन होता था। तो इसी लोगों को अपन लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता? तो करल ब्लाइंडनेस, जो करल ब्लाइंडनेस होता है उसमें हरा और लाल को दिखाई नहीं दे रहा है, भाई कंफ्यूज हो जा रहा है वो हरा और लाल में। अब मान ली सिग्नल हरा है, पता चला वो लाल है करके रुक गया, दिक्कत है, ठीक है। और पता चला लाल है और हरा है करके वो आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर भी दिक्कत है भाई, उसी का दिक्कत है, बाकी लोग का भी दिक्कत है। तो इसीलिए उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। तो ऐसे कुछ रोग हैं जो अनुवांशिक रहेंगे, जो बच्चा जन्म लेगा वो उस रोग से पीड़ित रहेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जो कुछ रोग होंगे वो उपार्जित होंगे। उपार्जित कहने का मतलब है जब जन्म लेगा तब उसमें बॉडी में आ जाता है। जैसे कुछ रोग जो होंगे अब जो देखिए, जो हमारा रोग पहले पढ़ रहे हैं अपन रोग, मैंने कहा जो रोग होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जन्म से, जन्म से मतलब जो बच्चा जन्म लिया उसे जन्म से ही पीड़ित है उस रोग से। दूसरा उपार्जित, उपार्जित मतलब जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसमें होगा, जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसमें होगा। अब जो कुछ रोग होते हैं इसी उपार्जित में से संक्रामक होंगे। संक्रामक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलेंगे, मतलब एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलेंगे, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलेगा, ये संक्रामक रोग होगा, वायरल डिजीज होगा। दूसरा होगा असंक्रामक, जो फैलेगा नहीं, जिसको फैलाने के लिए कोई वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं होंगे, ये असंक्रामक रोग कहलाएंगे। जैसे संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा खांसी, अच्छा बस ये ऑर्डिनरी नाम लेने, थोड़ा अच्छे से नाम ले लो। कोविड, हाँ चलिए कोविड का भी पूरा नाम ले लो भाई, कोविड-19, ठीक। और क्या है? बस इतना ही जानते हो? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और क्या? कंजक्टिवाइटिस, अच्छा ठीक है, ओके अभी चल रहा है। तो और प्लेग, हाँ चलिए प्लेग रोग भी हो गया। टीबी, हाँ चलिए, और बस बहुत सारे अभी देख लोगे, ठीक है। अब जो असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग जो फैलता नहीं है, एक जीव से दूसरे जीव में फैलेगा नहीं, सीधी बात है। उसको हो गया है तो तुम उसके पास चले जाओ, कुछ भी कर लो, वो फैलेगा नहीं, तुम्हारे में आएगा नहीं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी वहां पर, बैक्टीरिया वायरस में क्या अंतर है, संक्रामक असंक्रामक में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी नोट्स में, सारी चीजें लेबर रहेगी, ठीक है। असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि कैंसर, चलिए ठीक। ऐसा कैंसर असंक्रामक है कि संक्रामक है? असंक्रामक है, हाँ, लेकिन उसके कैंसर वाले व्यक्ति के ब्लड को चढ़ा दिया जाए तब संक्रामक होगा, ठीक है। सिकलीन जो होगा ये इसमें आएगा जन्म से। मम्मी पापा को नहीं है तो उसको हो ही नहीं सकता है, टाइप में रहता है सिकलीन। हाँ उसका पढ़ेंगे अभी, हीमोफीलिया जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में अभी चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि चीजें आगे आएंगी वो, ठीक है। और अरे जब आप लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन वाली जो बीमारी पड़ी थी, माय गॉड, प्रोटीन वाली डायबिटीज का, हाँ जी चलिए, डायबिटीज का कौन सा टाइप?
टाइप 2, DM2 वाला, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड, जो फर्स्ट वाला होगा वो कैसा रहेगा, जन्म से रहेगा। और प्रोटीन से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन कमी से क्वार्सिरकर मरासमस होता था। फिर आपके विटामिन के जितने भी रोग हैं, जितने भी विटामिन की कमियों से होने वाले रोग हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की कमी हो जाएगी। फिर अगर विटामिन सी से पढ़े तो स्कर्वी रोग होगा, विटामिन डी से रिकेट्स होगा, ठीक है। ये सारी जो बीमारी रहेंगी आपके असंक्रामक में आएगी। तो हमारा जो भी रोग है, डिजीज है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म से, जो बच्चा जन्म लिया होगा उस रोग से पीड़ित रहेगा, वो जन्मजात रोग कहलाएगा। वो जन्मजात उसी रोग से पीड़ित होकर जन्म लेता है, समझ पा रहे। जैसे वो माता के गर्भ में आ जाएगा, उसके भी जो भी सेल जो उनके जिम्मेदार रहेंगे, उस रोग को जन्म देने वाले जो सेल जिम्मेदार रहेंगे, वो सेल जो होंगे उसके बॉडी में डैमेज हो जाएंगे। जो उसी रोग के डैमेज होने के, उसी सेल के डैमेज होने के कारण वो जो बच्चा है उस रोग से पीड़ित रहेगा, तो जन्म से रहेगा। फिर उपार्जित होते हैं, जो बच्चा जन्म ले लिया है, उसमें या तो कोई संक्रामक बीमारी होगी या असंक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसके छींकने से, एयर के द्वारा, हाथ मिलाने से, समझ पा रहे, इन सभी से वो फैलेगा। और असंक्रामक बीमारी जो नहीं फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा अक्सर कर, ठीक है। देखिए संक्रामक को और बहुत सारे विभाजन है। जैसे संक्रामक पढ़ेंगे तो अब पता चलेगा कि वो आई कांटेक्ट से फैलेगा, कि हाथ मिलाने से फैलेगा, कि ब्लड चढ़ाने से फैलेगा, उसके बहुत सारे विभाजन होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसी संक्रामक बीमारी पर। और संक्रामक जो बीमारी फैलती है वो उसके बहुत सारे कारण रहते हैं भाई। जैसे उसके वाहक कोई विषाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जीवाणु, या फिर कवक, फंगस जिसको कहा जा सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है। ये सब इसके वाहक हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब के कारण फैलता है। मतलब इनको क्या कहेंगे अपन, सूक्ष्मजीव। तो ऐसे सूक्ष्मजीव, मतलब यहाँ पर अगर संक्रामक बीमारी का एक परिभाषा देना चाहें तो यहाँ पर एक परिभाषा ये भी हो सकती है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर अपन यहाँ ये सब को लिखने इसके अलावा अपन सूक्ष्मजीव बोले डायरेक्टली, जीवाणु, विषाणु, कवक को लिखने से हमारा अच्छा रहेगा कि सूक्ष्मजीव से होने वाली वह बीमारियां जो एक व्यक्ति से में दूसरे व्यक्ति से संचारित होती है, वो क्या कहलाएगा, संक्रामक बीमारियां। लेकिन ये जो असंक्रामक बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, सीधा बात है, असंक्रामक बीमारी जो रहेंगी वो आपको सूक्ष्मजीव से नहीं होगा। आपके जितने भी असंक्रामक बीमारियां हैं वो सूक्ष्म जीवों से नहीं होगा। उसका कॉज ना तो बैक्टीरिया रहेगा, ना वायरस रहेगा, ना फंगाई रहेगा, ना प्रोटोजोआ रहेगा। उसका कॉज आपके बॉडी में किसी भी ना किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों की कमी। समझ पा रहे, जितने भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, तो इन सबों की कमी से, या फिर कोई ना कोई कॉज रहेगा कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गया, या फिर विटामिन पी की कमी हो गई। समझ पा रहे, ये कॉजेज रहेंगे असंक्रामक बीमारियों के, असंक्रामक बीमारियों को जो संक्रमित नहीं होंगे। जैसे गंजापन हो जाता है कई लोगों में, वो असंक्रामक है भाई, और वो किसी न किसी विटामिन के कारण, कमी के कारण हो रहा होगा, विटामिन या फिर कोई ना कोई खाद्य पदार्थों की कमी के हो रहा है उसके बॉडी में। समझ रहे हैं, तो संक्रामक और असंक्रामक समझ आ गया। संक्रामक जो बीमारी रहेंगी वो किसी न किसी सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होगा, कोई ना कोई सूक्ष्म जीवाणु उसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। जैसे आपके सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जैसे कि आप पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले बीमारियों में जैसे कि होता है आपका चेचक वगैरह है, छोटी माता, बड़ी माता जिसको कहा जाता है, डेंगू वायरस है, रूबेला वायरस है, ये सभी वायरस की कैटेगरी में आएंगे। जब बैक्टीरिया, जीवाणु पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वाला पढ़ेंगे तो टीबी वगैरह है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ठीक है, आपका जो टिटनेस होता है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। कवक से पढ़ेंगे तो आपके बॉडी में जो जैसे कि नॉर्मल ज़्यादा अपन अगर ज़्यादा देर तक शूज़ वगैरह पहन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पैर में पूरा चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, ठीक है, वो सब कवक से भी होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटोजोआ जब मलेरिया के बारे में,
मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद जब असंक्रामक बीमारी की बात होती है तो असंक्रामक जो बीमारी होती है किसी भी सूक्ष्म जीवाणु के कारण नहीं होगा। इस बीमारी के होने के लिए कारण रहेंगे आपके खाद्य पदार्थ। जो भी आप खाना वाना खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उस पोषक तत्व में किसी न किसी पोषक तत्व की मात्रा में कमी हो गई है आपके बॉडी में, उसी के कारण ये असंक्रामक बीमारी आपके बॉडी में जन्म ले रही है। चीज़ें क्लियर है? तो रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो पहला रोग होगा जन्म से और दूसरा उपार्जित। जन्म से होने वाले रोग में कोई डाउट नहीं है। उपार्जित जो रोग होगा 2 प्रकार का होगा, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक मतलब जो किसी न जिसके लिए कोई ना कोई सूक्ष्म जीव उत्तरदायी रहेगा, उस रोग को होने के लिए कोई ना कोई सूक्ष्म जीव उत्तरदायी रहेगा। और असंक्रामक जो आपके खाद्य पदार्थ, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं, पोषक पदार्थ ले जाते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग रहते हैं, ये बेसिकली वो क्या कहलाएंगे? असंक्रामक। और ये आपके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। चीजें क्लियर है ये? ठीक। यहां से कैंसर का एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा कि कैंसर का एग्जाम्पल इसमें नहीं आएगा भाई, असंक्रामक बीमारी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विषाणु। विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, वायरल डिजीज, होने वाले रोग, वायरल डिजीज जो आपके वायरस से होते हैं। आपको जब आप सारे विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग पढ़ लेंगे, जब आप फंगस से होने वाले रोग पढ़ लेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा फिर उसके बाद कि वायरस और जीवाणुओं में क्या अंतर होता है, वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है, कवक और प्रोटोजोआ में क्या अंतर है, वहाँ पर बताया जाएगा। चीज़ें क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर हम वायरल डिजीज़ को पढ़ लें। एक एक जो वायरल डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो वायरल डिजीज़ है हमारा वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है? माता। अच्छा, माता, छोटी माता, छोटी माता, छोटी माता। और जो स्मॉल पॉक्स होता है उसको बड़ी माता। यहां पर उल्टा है भाई, याद रखेंगे इसको, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल मतलब छोटा होता है वो हमें भी पता है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स होता है उसको कहा जाता है बड़ी माता। अब इमेज दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं भाई? दिखाएं, ठीक। अरे यार इसमें तो दोनों छोटी माता वाला, ये देखिए इसमें तो पूरा ब्लर हो रहा है, गलत पिक्चर डाल दिए हैं, दिख रहा है? तो ये जो छोटी, देखिए छोटी माता का मतलब है जो धब्बे होंगे। माता का मतलब समझते हैं, सभी गांव एरिया से हैं, ठीक है। माता आना का समझते हैं ना, गांव में देखिए झाड़ बुक कराया जाता है पूरा, ठीक है। मतलब गांव में समझा जाता है कि भाई ये मतलब माता का रूप है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही कम चीजें होती है इसके बारे में, लेकिन जब आप यूपी बिहार में चले जाइए तो यूपी बिहार में क्या होता है, अगर ये माता आ गया बोलेंगे ना, तो माता उस समय जो माता आई है, जिस पर आया, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो डिमांड करेगा, जैसे खाने पीने से संबंधित, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी डिमांड करे उसकी पूरी जाए, जो भी डिमांड करेगा खाने पीने संबंधित, वो खाना पीना उसके लिए पेश करवाई जाती है उस समय यूपी बिहार में। अपने साइड भी होता है क्या? नहीं, हाँ, अरे वो पता है, बिना तेल वाला डबका वाला मुझे पता है, लेकिन ये डिमांड वाला जो बोल रहा हूँ। वैसे गांव में जो होता है कि जैसे माता वगैरह आते हैं तो गांव के जो भी वैद्य है, बैगा वैगा जो भी है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। फिर वो शीतला की मिट्टी और जो हल्दी होता है उसके लाया जाता है, फिर वो नीम की जो पत्तियाँ होती है उसके माध्यम से पीस कर लगाएंगे। फिर 9 दिन या कितने दिन तक? 7 दिन तक, 7 दिन तक। और घर में कहा जाता है कि घर में तेल वगैरह से संबंधित कुछ भी चीज़ें नहीं बननी चाहिए। तेल से सब्जी वगैरह नहीं बनाना है, ना कोई रोटी वगैरह कुछ भी तरह प्रकार से तेल में यूज़ नहीं कर सकते, तेल का यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है, ऐसे खाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है उसमें जो धब्बे बनते हैं, हाथ पैरों में जो धब्बे बनेंगे, जो फफोले बनते हैं,
वो बेसिकली छोटे छोटे रहेंगे। छोटे प्रकार के होते, अपन साइड जितने भी होता है, अपने साइड जितने भी गांव वगैरह में होता है वो होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता जिसको कहा जाए, चिकन पॉक्स छोटी माता, यही छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। और जो बड़ी माता होती है उसको कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। बड़ी माता को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। धब्बे जो बनेंगे, फफोले जो बनते हैं, फफोले जो बनेंगे बड़े बड़े बनते हैं, तो उसको कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता कहते हैं। और बड़ी माता जो होता है वो उसका लगभग 70 to 50% जो अगर हो गया है किसी को, तो उसके चांसेस जो होते थे पहले के ज़माने में। जब एक कहानी चलती है एडवर्ड जेनर के बारे में, आप लोग वैक्सीन सुनते हैं ना, चलिए कहानी पहले सुन लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज से लगभग 300 साल पहले कह लीजिए, 300 साल पहले 1700 के कार्यकाल में, मतलब 1700 जब चल रहा था, सन 1700 चल रहा था, तो उस समय दो ही रोग बड़े भयंकर होते थे। एक तो प्लेग वाला रोग और दूसरा होता था ये स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स दोनों लगभग एक ही फैमिली के वायरस के कारण होता है। जो प्लेग रोग होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। प्लेग जो रोग है, तो उसी समय जब ये पूरे विश्व में लगभग एशिया वाले रीजन में, यूरोप वाले रीजन में, आपके अफ्रीका वाले रीजन में, ये सभी जगह रीजन में फैला हुआ था ये दोनों रोग। उसके बाद क्या होता था, इस रोग जो भी पीड़ित हो गया ना, ये जो रोग से भी जो भी पीड़ित है उसके चांसेस बहुत ही कम है बचने के लिए। और ये जो होता था बच्चों में ज़्यादा सीवियर होता था। जितने भी बच्चे होते थे बच्चों में, उसमें बहुत ज़्यादा डेडली था बच्चों में। उसी समय जो एडवर्ड जेनर है वो रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करते रहते थे। एडवर्ड जेनर होते थे। एडवर्ड जेनर का नाम सुना है आपने को नहीं? हाँ, स्कूल में अच्छा चैप्टर है, हाँ। एडवर्ड जेनर होते थे, रिसर्चर होते थे। एक ना इधर उधर घूम के रिसर्च करना होता था, उनका काम होता था देखना वगैरह। तो पता चला जब ये सभी रोग फैला हुआ है, प्लेग रोग फैला है, स्मॉल पॉक्स हुआ है, तो वो यूरोप के एक गांव में जाते हैं। एक गांव, इंग्लैंड का एक गांव था वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता था, बाकी सभी जगह पर स्मॉल पॉक्स फैला हुआ है, प्लेग रोग फैला हुआ है, लेकिन जो इंग्लैंड के जिस गांव में गए वहाँ पर ये प्लेग रोग और स्मॉल पॉक्स नहीं फैला हुआ है। ऐसे उसको जब रिसर्च किए तो अफ्रीका का एक और गांव मिला जहाँ पर ये स्मॉल पॉक्स और प्लेग रोग नहीं फैला हुआ था, आसपास के इलाके में नहीं फैलता था। तो उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, भाई क्यों नहीं फैल रहा है, बाकी सब जगह ये फैल रहा है, लोग इतने मर जा रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों कॉज नहीं कर रहा है। तो पता चला कि वो लोग गाय पाल रहे हैं। जो इंग्लैंड के गांव में, जिस गांव में गए जहां प्लेग नहीं हुआ है, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है, और जो अफ्रीका के जिस गांव में गए, वो लोग पशु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या तो गाय वगैरह पाल रहे हैं, या कृषि वगैरह में गाय का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। पता चला कि जब उन्होंने रिसर्च किया तो ये जो स्मॉल पॉक्स और जो चिकन पॉक्स आ रहे हैं, या तो जैसे आप लोग मंकी पॉक्स सुनते हैं, काऊ पॉक्स सुनते हैं, ये सभी जो होते हैं जानवरों से रिलेटेड रहते हैं। तो एडवर्ड जेनर माने कि उन्होंने जो ये लोग गाय वाय के आसपास में रह रहे हैं, तो हो सकता है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जा रही होगी, क्योंकि ये लोग गाय से होने वाले रोग हैं, एक ही फैमिली के वायरस होते हैं, तो आसपास में लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है इसमें एंटीबॉडी बन जाती होगी। तो थोड़ा उन्होंने रिसर्च किया, क्या सच में एंटीबॉडी बन जाती है, रिसर्च वगैरह किया। तो जैसे कि क्या किया उन्होंने, जो ऐसे व्यक्ति जो उस गाँव से बहुत दूर रहता था, उसका यहाँ पे जो फफोले बने थे उसमें से फ्लूइड निकाला, इंजेक्शन से फ्लूइड निकाल लिया, और ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो आसपास जो गाय वगैरह जो पाला जाता था जिनको नहीं होती थी उसके बॉडी में दे दिया। फिर उन्होंने दोनों में अध्ययन किया तो पता चला कि भाई जो गाय वाय के आसपास रह रहा था, गाय वगैरह के आसपास रह रहा था, उसमें जो बीमारी हुई, जो ये स्मॉल पॉक्स हुई, वो बहुत ही गंभीर ना हो पाई, ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ, आसानी से ठीक हो गए। वही जो उस व्यक्ति को हुआ था वो एकदम ज़्यादा सीवियर हो गया, उसकी डेथ भी होगी, इतना सीवियर हो गया। पता चला फिर ना, हाँ मतलब उसको समझ आ रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके बॉडी में, कुछ ना कुछ तो इम्यून सिस्टम बना हुआ है कि उसका बॉडी, इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी है, स्ट्रांग है, इसलिए वो रोग को झेल पा रहा है। फिर थोड़ा सा और रिसर्च हुआ, फिर पता इस रोग से जो पीड़ित होते थे वो बच्चे ज़्यादा पीड़ित होते थे। तो फिर उन्होंने ये ट्रायल बच्चों में चालू किया। वहाँ के जो आसपास के बच्चे रहते थे, जो स्मॉल पॉक्स मतलब जो गाय वगैरह पाल रहे हैं उस साइड के जितने भी बच्चे रहते थे, उसमें उन्होंने ये जो जिसके में हुआ था, जो दूर रहते थे, उसका फ्लूइड ला के उस बच्चों में इंजेक्ट किया गया। तो बच्चे भी उस स्मॉल पॉक्स से जल्दी से ही उपचारित हो गए, मतलब जल्दी से ठीक होने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, अब देखिए उसको तो पता चल गया है कि इनके बॉडी में कोई ना कोई तो एंटीबॉडी बन रही है। ऐसे करके एडवर्ड जेनर को पता चल गया, थोड़ा रिसर्च करते गए, पता चला। अब बात आती है कि भाई इसको फैलाना कैसे।
जो एंटीबॉडी इसके बॉडी में बनी हुई है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना कैसे है? इसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, मैं ऐसे व्यक्ति को ले जाऊं जैसे कि मान लीजिए दुर्ग में किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, जैसे अभी कोरोना वगैरह होता था ना तो प्लाज्मा चढ़ाते थे ना जी, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है तो कोरोना वगैरह में आपने पढ़ा है ना, जो ब्लड होता था, जो ब्लड के हमने दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो लिक्विड वाला पार्ट पढ़ा है आपने और दूसरा सॉलिड वाला पार्ट। लिक्विड वाला पार्ट में कौन भाई? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी रिलेटेड होती है वो प्लाज्मा से रिलेटेड होती है, जो एंटीबॉडी रिलेटेड होती है प्लाज्मा से रिलेटेड होती है। इसलिए उस व्यक्ति में जब वो व्यक्ति कोरोना वगैरह से ठीक हो जाता था तो दूसरे व्यक्ति को उसका प्लाज्मा डोनेट कर देते ताकि जो एंटीबॉडी इसके बॉडी बनी उसके बॉडी में चली जाए, समझ रहे हैं, ताकि उसका बॉडी जो है झेल जाए उस कोरोना डिजीज को। समझ पा रहे हैं ये? ठीक। एंटीबॉडी का क्या काम होता है ये बता दिया हूँ। जैसे भी आपके बॉडी में कोई भी रोग आया तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा उस पर? एंटीबॉडी जो होगा उसको चारों तरफ से घेर लेगा। फिर किनको बुलाया जाएगा? टी लिम्फोसाइट्स सेल को बुलाया जाता है। ये टी लिम्फोसाइट क्या काम करेगा? जो ये घेरा बना है, किन्होंने घेर कर रखा हुआ है? एंटीबॉडी। आपके बॉडी में सबसे पहला जो कोई नया वायरस वगैरह आ गया, नया बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उसमें सबसे पहले लड़ने जाएगा एंटीबॉडी, लड़ने जाता है। यही एंटीबॉडी जो होगा, जैसे ही ये चीजें घेर ली जाएगी एंटीबॉडी के द्वारा, अब एंटीबॉडी कॉल करेगा टी लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोस आपने पढ़ा है, जो टी लिम्फोसाइट मतलब जो आपके कहां पर टी लिम्फोसाइट कहां पर पाए जाएंगे? जो सॉलिड वाले पार्ट है इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसी डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग, जैसे टी लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, ठीक है, ये सभी प्रकार के हैं। तो उसी में से टी लिम्फोसाइट जो होगा ये लड़ने जाएगा और यही जो होता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होगा। यही आपके बॉडी में जितनी, देखिए ये भी एक नॉर्मल मात्रा होती है, डब्ल्यूबीसी सेल की नॉर्मल मात्रा होगी, कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी सेल की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 8 से 10 हजार के बीच में। अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। किसी भी प्रकार की मात्रा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एक नॉर्मल कंडीशन। अब 8 से 10 हजार कह रहा है तो 12 हजार तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक से वो 30 हजार 40 हजार चला जाएगा तो दिक्कत की बात है भाई, हमारे लिए हानिकारक। ऐसे में क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार के सेल में एबनॉर्मलिटी आ जाए, असामान्यता आ जाए किसी भी प्रकार के सेल में, तो आपके बॉडी में सीधा सीधा कैंसर कॉज होता है, कैंसर की बीमारी होती है। किसी भी सेल में एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है, जैसा उसका रूप होना चाहिए था, स्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसकी संख्या होनी चाहिए थी, वैसी नहीं रह पा रही है तो आपका वो बॉडी में सीधा सीधा कैंसर का कॉज लेता है, ठीक है। तो आपके बॉडी में फिर लिम्फोसाइट आएगा, लिम्फोसाइट ही किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है, फिर यही काम करेगा। फिर ये अगला आ जाएगा मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होता है आपके बॉडी में आके सबको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई इस प्रकार का अगर बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो इस हथियार से लड़ना है। समझ पा रहे हैं? ये आपके मोनोसाइट से काम होते हैं। ये चीजें आपको बता दी गई है। क्या बता रहा था मैं अभी? एडवर्ड जेनर एंटीबॉडी के बारे में। अब इस एंटीबॉडी को आपको पहुंचाना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। और एंटीबॉडी जो बनी है वो देखिए उसके पूरे बॉडी में बना होगा, उसके फ्लूइड में भी एंटीबॉडी होगा जिस व्यक्ति को हुआ है। तो उन्होंने क्या रास्ते अपने हम, अब देखिए आसपास के क्षेत्रों में तो उन्होंने पहुंचा दिया इंजेक्ट करके, जो जिसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी थी उससे इंजेक्शन के द्वारा फफूले से इंजेक्शन से निकाला और जिसको रोग वगैरह हुआ था उसको दे दिया तो आसानी से ठीक होने लगे। अब इसको हमारे वो तो एक शहर से दूसरे शहर फैला सकते हो, अब दूसरे देश लेके जाना है मुझे उसी को। उस समय तो फ्रिज वगैरह नहीं है भाई, कुछ भी चीज़ें नहीं है कि मैं एंटीबॉडी को सेव रख सकूं वहां तक जाने में। तो क्या किया उन्होंने, उस समय तो एरोप्लेन वगैरह भी नहीं चलती थी तो वो लोग सीप का सहारा लेते थे। सीप वगैरह जो सीप होती थी, नॉर्मली एरोप्लेन बहुत ही चलता भी तो बहुत ही कॉस्टली होता था, एकदम जो रीच वगैरह होते थे उनके पास, एकदम ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति उनके पास रहते। तो क्या किया उन्होंने, सीप जो सीप हुआ उसमें 100 लोगों को, ऐसे 100 लोगों को बैठाया जिनके बॉडी में एंटीबॉडी है, ठीक है। ऐसे 100 लोगों को बैठाया, लेके चले सब लोग को, 100 लोग को, ठीक है, 100 लोग को लेके चलते गए। उसके बाद सब लोगों को अलग अलग शहरों में उतारा गया, जैसे कि किसी को न्यूयॉर्क में उतार के, जैसे कि अमेरिका के देश को मुझे पूरा उसको एंटीबॉडी प्रदान करनी है तो किसी को मैं न्यूयॉर्क में उतार दूँ, किसी को फ्लोरिडा में उतार दूंगा, किसी को वाशिंगटन डीसी में उतार दूंगा।
ऐसे लोगों को 2-2, 3-3 लोग को उतारा गया, 2-2, 3-3 लोग उतारा गया। और 2-2, 3-3 लोग क्या करते थे, अपने जहाँ भी फ्लूइड हुआ है, जहाँ पे फफोले बने हैं, उन फ्लूइड में थोड़ा सा कपड़ा लगाते थे, कपड़ा वगैरह लगाते थे, और जिनको नहीं हुआ है, जिनको होने के चांसेस हैं या जिनको सीवियर है, उसके बॉडी में ऐसे, जैसे मान लीजिए जिनको हुआ है तो उनके फफोले जहाँ पर बने हुए उनके बॉडी में ऐसे 2-3 बूंद टपका दिया जाएगा, और जिनको नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा सा घाव बना दिया है और इसके घाव में ऐसे टपका दिया गया। ठीक है, समझ पा रहे? अब हर आदमी को इंजेक्शन देने थोड़ी आ जाएगा भाई, हर आदमी जो होगा इंजेक्शन देने नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंटीबॉडी पहुंचाएगी। अब जो ये एंटीबॉडी पहुंचाई जा रही है, देखिए अब एंटीबॉडी कहाँ से है, आपकी गाय से आया है। एंटीबॉडी जो आया है वो गाय से आया है, गाय वगैरह से आया है, जो आसपास गाय वगैरह के क्षेत्र में रहते थे उनको नहीं होता था। तो इस जो गाय वाला है ना, उसको यूरोप में कहते थे वैक्सा, वैक्सा कहा जाता था। जो यूरोप के गाय को क्या कहते थे, वैक्सा, यूरोप के गाय को कहा जाता है वैक्सा। तो ये जो हमारा एंटीबॉडी बना इसी वैक्सा से बना, गाय से आया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वैक्सीन। वैक्सीन, वैक्सीन, तो ये इसका नाम पड़ गया वैक्सीन। फिर समझ रहे हैं चीजें? ठीक है, ये किस कब की बात है, लगभग 1700 के करीब की बात है। वैसे 1755 में पहला वैक्सीन बनता है, ठीक है, फिर 1757 में ओरल पोलियो वैक्सीन आता है, सारी चीज़ें आएंगी आगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें क्लियर है। तो जो वैक्सा बना है वो, वैक्सीन बना है वो वैक्सा, और सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर किसके लिए, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता के लिए। ठीक है, देखिए जो हम, ये छोटी माता होगी, बड़ी माता का डायग्राम शायद पिक्चर यहाँ पे नहीं डाला गया है। बड़ी माता ये नहीं है, बड़ी माता छोटी माता ही है। अब देखिए इनके जो वायरस हैं ये पूछे जाते हैं कि वायरस पूछे जाएंगे आपको। देखिए चिकन पॉक्स का जो वायरस का नाम है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम रहेगा वेरिसेला जोस्टर। जब आप अब फिर आगे जो आप पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम रहेगा वेरिओला वायरस। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वेरिसेला जो रहेगा वो रहेगा चिकन पॉक्स। वेरिसेला जो है वो चिकन पॉक्स। वेरिसेला, देखिए सेला किस में आ रहा है, चिकन पॉक्स वाले में। इससे अपोजिट लेना है आपको। सेला इसमें आ रहा है, वेरिसेला जो है उसमें से आ रहा है, तो वेरिसेला जो होगा स्मॉल पॉक्स के लिए नहीं हो सकता। सा इसमें भी आ रहा है, स्मॉल सा भी आ रहा है इसमें, और इसमें सा आ रहा है वेरिसेला वाले में। तो याद रखना है आपको, जो वेरिसेला जोस्टर है वो स्मॉल पॉक्स के लिए नहीं हो सकता, अपोजिट है। समझ पा रहे हैं कि चीजें? जो आपके चिकन पॉक्स होगा वो कौन से वायरस से होगा, वेरिसेला, और स्मॉल पॉक्स वेरिओला। कौन से वायरस, वेरिओला। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वेरिओला। चिकन पॉक्स, वेरिसेला, और स्मॉल पॉक्स वेरिओला वायरस। याद रहेगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वेरिओला, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स वेरिसेला। अभी याद रह जाएगा, बाद में कंफ्यूजन होता है भारी। इसको 2-4 बार लिख के देख लेना, याद रहेगा। ठीक है, पूछता है ये चिकन पॉक्स, वेरिओला, वेरिसेला। तो चिकन पॉक्स रहेगा वेरिसेला और स्मॉल पॉक्स वेरिओला। इससे संबंधित जो अदर फैक्ट हैं आपको टीकाकरण या टीकाकरण वगैरह से संबंधित आपके नोट्स में प्रोवाइड कर ली जाएगी, वहां से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर अगला जो है वो है इंपॉर्टेंट है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, डेंगू वायरस कौन से वायरस से होगा पूछेगा तो डेंगू फीवर जो होता है बुखार। अगर ऐसे कॉमन से क्वेश्चन पूछ लिया डेंगू वायरस, डेंगू जो फीवर होता है वो कौन से वायरस के कारण होता है, तो डेंगू वायरस, उसके वायरस का नाम ही है डेंगू। तो डेंगू वायरस से होने वाला फीवर डेंगू वायरस से होने वाला फीवर डेंगू फीवर। ठीक है, अब देखिए, अब डेंगू जो होगा उसके डेंगू जो रोग, जैसे कि आप पढ़ते हैं जो मच्छर से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया जो रोग होता है, उस मलेरिया जो रोग हो रहा है उसमें मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है
वो वाहक का काम करती है, ठीक है, रोग वाहक होती है, समझ पाए, रोग वाहक का काम करती है, वाहक का काम कर रही है। और जो वहाँ पर देखिए यहाँ पर अब यही चीज समझ लीजिए कि जो मलेरिया वाला पढ़ते हैं, एक होता है रोग वाहक और एक होता है वाहक। अब ये समझिए, पूछा जाता है ये कि जैसे कि मलेरिया रोग में पूछ लिया, मलेरिया जो रोग हो रहा है उसमें वाहक कौन है और रोग वाहक कौन है, तो बताइए, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। मलेरिया में चलिए मैंने ऑप्शन दे दिया, एक में एक तो प्लाज्मोडियम और एक है मादा एनीफ्लीज। तो अब इसमें बताना है कि आपको कौन सा, देखिए जो मलेरिया होता है मच्छर का नाम है मादा एनीफ्लीज, यही जो मादा एनीफ्लीज होता है उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है, इसी प्लाज्मोडियम जैसे आपके बॉडी में इंटर करेगा आपको मलेरिया रोग होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। जो प्लाज्मोडियम है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ रोग है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें रोग वाहक कौन है और वाहक कौन है। रोग वाहक मादा एनीफ्लीज, ठीक, सही बोले। जो रोग वाहक है, जो रोग का वहन कर रहा है वो है मादा एनीफ्लीज, और जो वाहक होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। चले, जो हमारा डेंगू वायरस, अब डेंगू वायरस को जो वाहन करने वाले होंगे कौन होंगे, जैसे कि एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज देखिए तीनों प्रकार के मच्छरों से होता है, एडीज इजिप्टी, ये आकार में ता नहीं आएगा भाई, ये एडीज इजिप्टी। दूसरा होगा एडीज एल्बोपिक्टस, दूसरे मच्छर का नाम है एडीज एल्बोपिक्टस। तीसरे मच्छर का नाम है क्यूलेक्स फेटिंगस, ठीक है। पहला मच्छर है एडीज इजिप्टी, दूसरे मच्छर का नाम है एडीज एल्बोपिक्टस, तीसरे मच्छर का नाम है क्यूलेक्स फेटिंगस। कौन से वायरस से होगा डेंगू फीवर? डेंगू वायरस। मच्छरों के नाम एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फेटिंगस, एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फेटिंगस, याद रहेगा, ठीक है, क्यूलेक्स फेटिंगस। अब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे आपको? इसी को जो डेंगू फीवर होता है इसी को कहा जाता है ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है, ब्रेक बोन फीवर। आप जब ये डेंगू का फीवर होता है, जैसे डेंगू वायरस इंटर करेगा आपके बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द होगा, हड्डियों में, खासकर हड्डियों में बड़ा भयंकर दर्द रहता है, इसलिए इसको कहा रहा है ब्रेक बोन फीवर, मतलब हड्डियों को तोड़ने वाला फीवर। ब्रेक बोन मतलब हड्डियों को तोड़ने वाला फीवर। और देखिए डेंगू वायरस के लिए जो जिम्मेदार मच्छर होते हैं उसके बॉडी में धारियाँ पाई जाती है, धारियाँ, मच्छर जो होते हैं ना उसमें सफ़ेद जो मच्छर दिखाई देंगे डेंगू वाले, उसमें सफ़ेद धारियाँ पाई जाती, सफ़ेद दिखता उसके बॉडी के ऊपर में। जैसे सर्च करेंगे तो जैसे एडीज, जैसे क्यूलेक्स मच्छर सर्च किए तो क्यूलेक्स मच्छर के ऊपर में से सफ़ेद चट्टे, क्या बोलते हैं, जैसे धारियाँ पाई जाती है, ठीक है, निशान रहता है, निशान वगैरह रहते हैं सफ़ेद वाले, ठीक है। और जब डेंगू वायरस के लक्षण क्या है? हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होगी, जो हड्डी रहेंगे और जहाँ पर ज्वाइंट रहेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहेगा, बॉडी हाई टेम्परेचर में चला जाता है एकदम ज़्यादा। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है, ये सबसे बड़ा निशान रहेगा। अगर सीवियर हुए तो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होगा और साथ साथ नया प्लेटलेट्स भी नहीं बनता है, समझ पा रहे हैं। सबसे पहले ये करेगा कि प्लेटलेट्स का जो बन रहा था उसके जो बन रहा था वहाँ उसको बनना बंद कर देगा और साथ साथ उसकी संख्या में भी कमी करता जाएगा। आपके बॉडी में एक दिन में 30,000 प्लेटलेट्स बनते हैं, 30,000 प्लेटलेट्स एक दिन में 30,000 बना। वीक में कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में बना 2 लाख
10,000 समथिंग, लगभग कहा जाता है एक आदमी के शरीर में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है प्लेटलेट्स की संख्या। 7 दिन में बढ़ रहा है। इसका जीवन काल भी कितने दिन रहता है? 7 दिन, समथिंग 7 दिन होता है, ठीक है, 7 दिन। अब 7वां दिन आएगा तो वो 30,000 टूट जाएगा, जो 30,000 बना हुआ था वो टूट जाएगा, जो पहले वीक में बना था, जो, अरे समझ रहे ना डायग्राम के थ्रू। देखिए मान लीजिए 7 दिन हो रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे को बना 30,000, इस दिन भी 30, इस दिन भी 30, 30, 30, 30, 30, 30 बन गए, ठीक है। अब आपके बॉडी में कितना हो गया? लगभग 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स हो गया। अब 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स हो गया है तो हमने कहा जो प्लेटलेट से बना था उसका जीवन काल होता है 7 दिन का, 7 दिन का जीवन काल है। अब इसका जो बना हुआ था, एक दिन गुजर गया, 2 3 4 5 6 7 दिन इसका हो गया है। अब ये प्लेटलेट्स जैसे ही मंडे को आएगा, जैसे ही अगला मंडे आएगा, ये प्लेटलेट समाप्त हो जाएगा बॉडी में, इसका जीवन काल समाप्त हो गया, लाइफ साइकिल समाप्त हो गया, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये समाप्त होगा आपके बॉडी में फिर से 30,000 नए प्लेटलेट्स बनेंगे। समझ पा रहे? ये साइकिल चलता रहता है आपके बॉडी में। अब देखिए जो प्लेटलेट्स, जो आपका डेंगू फीवर हो रहा है, डेंगू फीवर में इसी प्लेटलेट्स के बनने में बाधा पहुंचाएगा। सबसे पहला बाधा तो ही पहुंचाएगा डेंगू फीवर कि आपका प्लेटलेट से जैसे बॉडी मर रहा है उसको बंद कराना बंद कर देगा, मतलब बनना बंद करवा देगा, जो बन रहा है उसको बंद करवाएगा। और साथ साथ अब बनना बंद करवा, मान लीजिए शुरू के दिन बनना भी बंद करा दिया है, ठीक है, बनना बंद करवा दिया तो ऑलरेडी आपका प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन ही है। ऑलरेडी आपके प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन है, ठीक है, 7 दिन है। पहला दिन बंद हुआ, आपके बॉडी का जो प्लेटलेट्स हुआ 30,000 गिरेगा, मतलब जो 2 लाख था वो कितना हो जाएगा? 1,70,000 करीब आ जाएगा। दूसरा दिन वो कितने में आ जाएगा? 1,40 में आ जाएगा। फिर तीसरा दिन कितने में आ जाएगा? वो 1,10 में आएगा। फिर चौथे दिन 80 करीब, फिर अगले दिन 50, फिर ये 6वें दिन आते आते निपट जाएगा वो आदमी। जो आदमी होगा वो अगर इतना सीवियर हो गया तो आदमी उसमें प्लेटलेट्स में अगर जैसे ही उसके प्लेटलेट से 30,000 से कम हुआ, 30,000 से जैसे ही 20,000 के करीब आया, वो आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल है भाई, वो आदमी का बचना मुश्किल होता है। इसलिए जो डेंगू के मरीज होते हैं ना, अगर सीवियर कंडीशन में हो गया तो डेंगू वाला जैसे हॉस्पिटल जाएगा उसके 2 दिन बाद उसकी लाश आती है सीधी। समझ रहे हैं? इतना सीवियर होता है, समझ रहे हैं? तो मच्छरों से बचना, देखिए ये जो चीज़ें आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, जो आपने पीएचडी जो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाना चाह रहा है वो क्यों पढ़ाना चाह रहा है? इसलिए ताकि आप जिस फील्ड में जाए, जब फील्ड में जाए, फील्ड वर्क करे या कोई भी वर्क करे, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी क्षेत्र का तहसीलदार बना दिया गया है, उस समय तहसीलदार के पोस्ट में है या फिर नायब तहसीलदार के पोस्ट में या फिर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में, पता चला किसी जगह पर आपके पता चला टाइफाइड वगैरह, फिर हैजा वगैरह, फिर मान लीजिए डेंगू भी फैला हुआ है, चलिए डेंगू फैला हुआ है। अब डेंगू फैला है, लेकिन आपने पीएचडी पास कर ली है, डेंगू वायरस को पढ़े बिना, आपने डेंगू के बारे में उतना रिसर्च नहीं किया था कि मान ले चले, ऐसे नॉर्मली पढ़ लिया है कैसे कैसे प्रिकॉशन हो सकते हैं, क्या किन किन चीज़ों से फैल सकता है, उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं। चलेगा आराम से ना, वहाँ पर जब आप गए जिस गांव में फैला हुआ था उस गांव में आप गए, उस गांव में पता चल रहा है आपको भाई कई जो ऑफिसर गया हो सकता है कई दिन रुकना पड़ सकता है, उसको सीवियर कंडीशन है तो रुकना पड़ जाता है, स्टे करना पड़ जाता है, उसके स्टे का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, चले गए उसके गांव में गए तो पता चला कि आप लोगों के पास, मतलब आपने डेंगू के बारे में पढ़ा नहीं कि डेंगू जो होगा मच्छर से होता है, इतना पढ़ा नहीं, तो क्या पता चला कि आपने ना तो वो क्या बोलते हैं जैसे ओडोमास हो गया, मच्छरदानी, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, पता चला आपको ही डेंगू वाले मच्छर ने काट दिया डेंगू वाले मच्छर ने काट दिया। अब तो आप हैं ऑफिसर वाला, आपका एटीट्यूड रहेगा ऑफिसर वाला, डेंगू ने काटा है, फिर आप घूम रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, उसका जुगाड़ देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएं देखे जा रहे हैं, पता चला फीवर हो गया, नहीं बोला, पता चला आप लोग नहीं, मुझे क्यों कैसे हो सकता है भाई, मैं तो ऐसी ही आदमी हूँ, मतलब मुझे क्या हो जाएगा, मैं तो ऑफिसर वगैरह हूँ, ठीक है, ऐसा करके। तो फिर पता चला जब डेंगू का टेस्ट कराए 5 दिन बाद, जब वहाँ से निकले उस गांव से, जब डेंगू थोड़ा सामान्य स्थिति में आई तो निकले, तो पता चला फिर तो पता चलता है आपका जो प्लेटलेट्स था आपको दिखेगा 50,000 के करीब, फिर हो जाएंगे आप शॉक, उसी दिन 50,000 दिखेगा, 5 दिन बाद टेस्ट कराएगा तो कितना कम हो जाएगा उसका प्लेटलेट्स,
डायरेक्टली डेंगू का फीवर गया, 1-2 दिन में उसको सर्वाइव करने दे देगा? डेंगू का फीवर जैसे जैसे संख्या बढ़ाते जाएगा। बात नहीं करना है, कितने बार बोल चुका हूं मैं। बोर लग रहा है तो चले जाइए, लेकिन बात मत कीजिए, फिर ये आपका संख्या कम होता जाएगा और सीधे सीधे उस ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है। देखिए आपका जो पढ़ने का, ये जो पढ़ाने का जो आपका पढ़ाया जा रहा है पीएससी के द्वारा, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो जो आदमी पढ़ा है वो अपने साथ साथ अपनी पहली जो सेफ्टी होती है, वो जो ऑफिसर बना है उसकी सेफ्टी है। पहला जो निर्णय लेने वाला है, वो जो उस समय जो प्रतिनिधि रहेगा उसकी सेफ्टी रहेगी। उसके बाद जब अपना सेफ्टी कर पाएगा तभी तो वो जो लोग जिसके सेफ्टी के लिए भेजे गए उसको लोगों को सेफ्टी कर पाओगे। इसलिए आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो डेंगू के बारे में याद रहेगा, डेंगू को कहा जाता है ब्रेकबोन फीवर। कौन से वायरस से होगा? डेंगू वायरस। कौन कौन से मच्छर होता है? एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फेटिंगस। 3 मच्छर है, एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फेटिंगस। ये तीनों मच्छरों के कारण होगा। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें? हड्डी और जोड़ों में तेज दर्द होगा, दूसरा तेज फीवर होगा, और जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या में कमी होगी। साथ साथ अगर सीवियर हो रहा है तो साथ साथ आंखों से, कानों से और मसूड़ों से रक्त निकलना चालू हो जाएगा। जो आपका आंख होगा, आंख से, कानों से, मसूड़ों से। देखिए बेसिकली मसूड़ों से निकलता है, जो ब्लड निकलेगा वो मसूड़ों से निकलता है। मसूड़ों से जो सबसे पहला कॉज रहेगा वो मसूड़ों से निकलना चालू होता है। मसूड़ों से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकला, फिर और ज़्यादा सीवियर हो रहा है, इलाज नहीं करा रहे हैं तो ब्लड निकलता है कानों से और आंखों से। ये कंडीशन बहुत ही कम आती है। अगर ये कंडीशन आने से पहले आदमी जो होता है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आंखों से और कानों से ब्लड निकलने से कंडीशन आने से पहले आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये मसूड़ों से ब्लड निकलने वाला जो है वो कॉमन ही होता है, कॉमन होता है। जिनको डेंगू हुआ है उनके मसूड़ों से जैसे ही ब्रश वगैरह करेंगे उनके मसूड़ों से ब्लड निकलता है, ठीक है। फायरिया में भी निकलता है, ठीक है। फायरिया में लेकिन दुर्गंध भी आती है। इसका कंडीशन ये है कि फायरिया में दुर्गंध आएगी, भयंकर दुर्गंध आती है मुंह से, ठीक है। लेकिन डेंगू में कोई बदबू वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। तो पहचानने का ये तरीका है, ठीक। चलिए, डेंगू वायरस के बारे में क्लियर है, ठीक है। अगला है पोलियो। पोलियो, पोलियो वायरस जी। पोलियो क्या होता है, सुने कभी? पोलियो जो है, पोलियो देखिए, पोलियो जो रोग हो रहा है उस पोलियो रोग का वायरस भी खुद, जैसे आपने डेंगू पढ़ा, उस डेंगू रोग का वायरस क्या था? डेंगू ही था। वैसे जो पोलियो हो रहा है वो पोलियो वायरस सी होता है। और जो पोलियो वायरस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3। 3 प्रकार के पोलियो वायरस होते हैं। अब क्या होता है पोलियो वायरस में? कौन सा तंत्र प्रभावित रहेगा आपका? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब जहां से आपके सिग्नल्स जाते हैं, जहां के सिग्नल्स जो होते हैं, जो आप आदेश देते हैं या सूचनाएं जो लेके जाते हैं, आदेश आपके मस्तिष्क से आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, और जो सूचनाएं होते हैं आपके बॉडी से, जितने भी अंग रहते हैं वहां से आपके मस्तिष्क में जाएंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो तंत्र होता है आपका पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। मतलब सीधा सीधा आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो प्रभावित हो रहा है। अब ये नर्वस सिस्टम जो सिग्नल देता है, जो सिग्नल को एक स्थान से, मतलब मुझे हाथ को हिलाना है तो हाथ से ब्रेन से सिग्नल गया कि हाथ को हिलाइए, यहाँ पे जो सिग्नल गया कि ऐसे मिलाइए, मेरे पैर को सीधा करना है तो यहाँ से ब्रेन से सिग्नल गया पैर को सीधा कर लीजिए, ये सिग्नल जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो ये जो पोलियो जब रोग होता है तो इन्हीं सिग्नल जो होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते। जो सिग्नल रहता है यही सिग्नल जो होगा, जहां तक कई लोगों का, जैसे कि पैर, अब देखिए कई लोगों का जो पैर होता है मुड़ जाता है, या फिर कई लोगों का हाथ वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं, तो क्या हो गया, अगर उसका पैर वहां से मुड़ा हुआ है जहां, तो समझ लीजिए वहां तक उसके न्यूरॉन्स जो थे, वहां पर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम वहां तक काम नहीं कर पा रहे, वहां तक वो सिग्नल नहीं जा पा रहे हैं कि आप पैर सीधा कीजिए, और वहां के मांसपेशियां भी काम नहीं करेंगे। अब वहां पे सिग्नल नहीं जा रहा है, अब हाथ की मांसपेशियां इसलिए काम कर रहे हैं, यहाँ तक सिग्नल जा रहा है,
मेरा नर्वस सिस्टम का सिग्नल गया है भाई, जो भी न्यूरॉन्स थे यहाँ पर काम कर रहे थे, सोडियम लवण के माध्यम से, आपने पढ़ा है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल जाता है, वो सोडियम लवण के माध्यम से आता है। सोडियम लवण वो सिग्नल को लेके जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे पैरालिसिस वगैरह भी होता है, पैरालिसिस जो लकवा मारना बोलते हैं, उस लकवा मारने में भी यही होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वही प्रभावित होता है। उसमें क्या होता है, जिस साइड लकवा चला गया है, लकवा मार दिया गया है, उस साइड का जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो काम नहीं कर पा रहा है, उस साइड के जो सिग्नल मिलने चाहिए थे। अब यहाँ पे मुझे हाथ में ऐसे, अब मुझे हाथ को ऐसे उठाना है तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा तभी मैं हाथ को उठा पाऊंगा। जो मेरा ब्रेन होगा वो आदेश देगा यहाँ पे हाथ वाले मसल्स को, तभी तो हाथ ऊपर जाएगा ना। अब यहाँ ब्रेन से ही मैसेज नहीं जा रहा है, ब्रेन से ही मैसेज नहीं जा रहा है, इस साइड का जो कनेक्टिविटी है टूट गई है, तो मेरा हाथ कभी उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। तो ये चीजें होती है आपके पोलियो वायरस में, समझ पा रहे हैं। वहां तक आपके जो तंत्रिका तंत्र है वो काम नहीं कर पाते, इसलिए इसका संचरण होगा। और क्या होता है, इसके कॉजेस क्यों हो रहे हैं, संचरण जो का दूषित भोजन जल द्वारा होता है, और इस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहेगी। जितने भी दूषित भोजन हो गया, जल वगैरह हो गया, इससे संचरित होगा। इससे इसके बारे में पहले देख लीजिए। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है और परिणाम स्वरूप आपका तंत्रिका तंत्र जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है वो करना काम कर देगा, बंद कर देता है। ठीक है, तो आपके पोलियो वायरस में जो प्रभावित अंग है वो क्या रहेगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। किससे होगा पोलियो वायरस से होगा। ठीक है, कहां से संक्रमण फैल सकता है, दूषित भोजन और जल, मतलब ऐसे भोजन या जल जो पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड रहे। उस भोजन में आपने ग्रहण किया या बच्चों ने ग्रहण किया, उसके बॉडी में चला गया। ठीक है, ये जो पोलियो वायरस होता है बेसिकली बच्चों को ज्यादा होता है, बच्चों में ही होता है बेसिकली, बचपन में जब उसका बॉडी बनता रहता है, उसके बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, उस समय मसल्स वगैरह, मांसपेशी, हड्डी वगैरह बनती रहती है, तो उन्हीं को होता है पोलियो वायरस बच्चों में होगा। और इसके लिए 2 प्रकार के टीका लगाए जाते हैं। एक तो पहला जो टीका था वो आईपीवी था, आईपीवी मतलब इंजेक्ट करके दिया जाता था, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था। और दूसरा है अभी जो चलता है वो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता था, ये चलता है अभी। 2 प्रकार के टीके हैं, आईपीवी और ओपीवी। जो आईपीवी होते थे, आईपीवी वो कैसे करते थे, इंजेक्शन के द्वारा। और जो ओपीवी थे वो अभी जैसे आप देखोगे पल्स पोलियो अभियान जो चलता है, पल्स पोलियो अभियान नहीं सुने पोलियो के ऐसे 2 बूंद ऐसे बच्चे का चित्र दिखा रहता है, ऐसे दिखाया जाता है डब्बे लेके, वो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, मुंह में दिया जाता है 2 बूंद इसको। ठीक है, ये चीजें होती है। अभी पूछे जाते हैं कि देखिए पोलियो की जो टीके की खोज वो की गई जोनाल सॉक के द्वारा। और ये कौन सा था, आईपीवी वाला जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था, आईपीवी वाला ही, आईपीवी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। और ये जो दूसरा लिखा है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये खोज की गई है अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। सैबिन है ये, सैबिन। जो आईपीवी वाले टीके की खोज किन्होंने की है, जोनास सॉक। और आईपीवी वाले, ओपीवी वाले की ओपीवी अल्बर्ट सैबिन। इसके टाइम पीरियड को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद है। ये कई जगह इसको 1952 और इसको 1955, इसको 1955 और इसको 1957 वाला लिखा रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विवादित है ये प्रश्न। आज भी अगर किसी भी एग्जाम में आएगा ना, किसी भी एग्जाम में आया तो वो विलोपित हुआ है। किसी भी एग्जाम में आया ये सन वाला पूछ दिया गया, अगर इसको पूछ दिया कि पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉक ने कब की थी, तो 1952 ले लिया, फिर दूसरा रेफरेंस दिखाया गया, अरे इसमें तो 1955 वाला दिया है, इसमें तो 1955 वाला। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, आप लोग को आंसर क्या लेना है। अगर जोनास सॉक वाला पूछे तो आप लोग लिखेंगे 1955। जोनास सॉक वाला पूछे तो लिखेंगे 1955, मतलब आईपीवी वाला।
और जो अल्बर्ट सैबिन वाला पूछा जाए तो लिखना है 1957, OPV 1957। अब देखिए आप ये एक क्वेश्चन फैक्ट के रूप में, भारत में पूर्ण पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब शुरुआत की गई थी? 1955। पल्स पोलियो, हाँ 1995, सॉरी 55 बोल दिया। पल्स पोलियो अभियान जो चालू किया गया था 1995 में पल्स पोलियो अभियान चालू किया गया था भारत में। किसके लिए? पोलियो उन्मूलन के लिए भाई, पोलियो उन्मूलन के। 2-4 फैक्ट और लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए। भारत में पोलियो टीकाकरण 1978 में ही स्टार्ट कर लिया गया था। भारत में पोलियो टीकाकरण 1978 में ही स्टार्ट कर लिया गया था। 1978 में हमने सबसे पहला टीका लगाना चालू कर दिया गया था, 1978, ठीक है। उसके बाद 1995 में भारत सरकार द्वारा पोलियो की पूर्ण उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया। उसके बाद लिखिए नोट करके, पोलियो का लास्ट केस इंडिया में, पोलियो का लास्ट केस इंडिया में 2011 में वेस्ट बंगाल और गुजरात में मिला था। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में 2011 में वेस्ट बंगाल और गुजरात में मिला। फिर लिखिए इसी में नोट में ही, 24 मार्च 2014 को WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट दे दिया। फ्री सर्टिफिकेट। हाँ जी जी, 2014 में जब फ्री हो गया तो अभी भी टीका क्यों लगाते हैं? मतलब ताकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी रहे। इंडिया में क्या सकते हैं अभी भी? अरे तो जो पोलियो से संक्रमित है, जो पोलियो से, ऐसा नहीं कि भारत में पोलियो के तो मरीज होंगे लेकिन भारत में अब संक्रमित नहीं हो पा रहा है। पोलियो के मरीज हैं भारत में, लेकिन हमने सबके बॉडी में जो बच्चे रहेंगे, जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उसको OPV वैक्सीन दिए जाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। उनके बॉडी में हमने ऑलरेडी एंटीबॉडी डाल दी है, मतलब वो पोलियो से ग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन हमारे पास पोलियो के मरीज हैं अभी भी। अब मरीज है मतलब मरीज तो उसके बॉडी में तो वायरस होगा भाई। जो मरीज हैं आसपास, जो मरीज होते हैं पोलियो के, उनके बॉडी में तो वायरस होगा। तो जो बच्चे जन्म ले रहे, हो सकता है उनको पोलियो हो जाए, हो जाए। लेकिन हमने OPV टीकाकरण जो अभियान चालू किया है, पल्स पोलियो अभियान, ये अभियान जो होता है, जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे रहेंगे, उनके बॉडी में एंटीबॉडी बना देता है पोलियो के खिलाफ। तो उसके बॉडी में पोलियो का वायरस नहीं जा पाता, और जाएगा भी तो उसको हार्मफुल नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? उसके आपके जो एंटीबॉडी बने हुए हैं, जो टी लिम्फोसाइट है, उसको खत्म कर देते हैं। समझ आया? चलिए फिर कल करते हैं।